तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर 4 विचार विश्वास और इमारतें। ठीक है, इसमें हम सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने स्तूप के बारे में समझा था कि स्तूप का निर्माण कैसे हुआ करता था, स्तूप कैसे बनाई जाती थी। ठीक है, तो आज हम समझने वाले हैं स्तूप की खोज कैसे हुई थी। ठीक है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि स्तूप कैसे बनाए जाते थे। ठीक है, तो स्तूप की खोज कैसे होती थी। तो अमरावती और सांची की नियति, ठीक है, कैसी थी उस समय। ठीक है, जैसा कि हमने देखा है कि हर स्तूप का इतिहास, कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बनी, साथ साथ इसकी खोज का भी इतिहास। हम इनकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालें तो 1796 में एक स्थानीय राजा को जो मंदिर बनाना चाहता था, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। उन्होंने उसके पत्थरों का इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकनीज नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे और हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाईं, उनका विस्तृत चित्रण भी किया, और लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी नहीं छपी। अब क्या हुआ था कि कई सारे इतिहासकार, जिसमें से एक कॉलिन मैकनीज भी थी, जिन्होंने 1776 में स्थानीय राजा हुआ करती थी वहाँ की, तो वहाँ पर एक राजा को वहाँ के कुछ अवशेष प्राप्त हुए और उनको मंदिर निर्माण में लगाने लगे। लेकिन वहाँ के एक विद्वान थे ना, कॉलिन मैकनीज, इन्होंने यहाँ की स्तूप मतलब यहाँ के अवशेषों की खोज की और इनके बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन इनकी रिपोर्ट नहीं छपी। हालांकि इनकी रिपोर्ट नहीं छपी। ठीक है, फिर क्या हुआ, 1854 में गुट्टर, आंध्र प्रदेश की कमीशन ने अमरावती की यात्रा की। इन्होंने कई स्तूपों और उत्कीर्णित पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। इन्होंने उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पश्चिम तोरण द्वार को भी खोज निकाला, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्खनन पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए रहे थे और कुछ पत्थर कलकत्ता की एसोसिएट सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस पहुंचे और कुछ पत्थर लंदन पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारी के बागों की अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुत इसके इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारी ने भी ऐसा किया था। क्या हुआ था उस समय की अमरावती का जो स्तूप हुआ करता था, 1854 में गुट्टर की कमीशन की जो अमरावती की यात्रा की, उन्होंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की और 1850 के दशक में अमरावती की उत्कीर्णित पत्थर अलग अलग जगहों पर पाए गए और कुछ अंग्रेज अधिकारी आए जो कि यहाँ के तोरण द्वारों को उठा ले गए, अपने साथ ले गए, जिस कारण अमरावती स्तूप जो कि नष्ट हो गया और इसके बारे में कुछ जानकारी जो कि प्राप्त नहीं हो पाई थी। अब बात करें हम पुरातात्विक एच कोल, उन मिट्टी भर लोगों के एक थे जो लगभग सोचते थे कि उन्होंने लिखा है कि इस देश में प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना आत्मघाती होगा, राजनीति लगती थी। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टिक प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां की खोज की जगह पर होनी चाहिए। ठीक है, दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए कि लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। अब सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया, तो शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हुई थी और जब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए, किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने के बजाय खोज की जगह पर ही सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इनके 3 तोरण द्वार तभी भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिर गया था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वार को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अतः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्र अब सिर्फ एक छोटा सा टीला ही बनकर रह गया है और सारा गौरव नष्ट हो गया है। मतलब जो कि अमरावती का स्तूप था ना, तो कई सारे अंग्रेज अधिकारी आए, कुछ लंदन ले गए, पेरिस अंग्रेजों की बगीचों की शोभा बन गए, लेकिन सांची का जो स्तूप है वो कि बचा रहा और सुरक्षित रहा था। इस प्रकार से अमरावती स्तूप नष्ट हो गया और सांची का स्तूप जो कि बचा रहा। अब बात करें हम मूर्तिकला, अगला टॉपिक हमारा मूर्तिकला का है। ठीक है, तो मूर्तिकला क्या होती है कि हमने कभी कभी पढ़ा है कि किस तरह से इस स्तूपों से मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें यह खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसलिए वे अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पत्थर में गढ़ी कथाएं कुछ इस प्रकार से हमने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को भी देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों और कागज़
पर बने चित्रों को लेकर घूमते थे। जब वे कहानी कहते थे कि तब वे चित्र को देखते थे। पहली बार देखने पर जो मूर्तिकला अंश में फूसी सोपड़ी और पेड़ों वाली ग्रामीण दृश्य का चित्रण रखती थी, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तिकला में गहराई से अध्ययन किया है, वे वेदांत जातक से लिया गया है। यह दृश्य बताते हैं कि कहानी एक ऐसी दानी राजकुमारी के बारे में जिनका अपना सब कुछ ब्राह्मण को सौंप दिया जाता था। मतलब मूर्तियों, जो भी तोरण द्वार पर जो भी पत्थर की मूर्ति बनी थी, उन सब की एक कथा होती थी कि जो दानी लोग हुआ करते थे उन सबको सौंप दिया जाता था सब कुछ वहाँ के राजा द्वारा। तो यह सब जो कि उस तोरण द्वार की कहानी ऊपर बताया गया था। अगला टॉपिक है उपासना के प्रतीक। उपासना के प्रतीक का अर्थ क्या होता है कि बौद्ध मूर्तिकला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ती है, क्योंकि हम बौद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो उसके इतिहास के बारे में समझेंगे तो उसके चरित्र के बारे में भी हमें समझना पड़ेगा बौद्ध के। ठीक है, बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। कई प्रारंभिक मूर्तियों ने बुद्ध को मानव के रूप में ना देखकर उसकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। तो बुद्ध के ध्यान की दशा तथा स्तूप महापरिनिब्बाण के प्रतीक बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्राय इस्तेमाल किया गया था। तो यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि हम स्पष्ट मूर्ति कला को अंशक नहीं किया जा सकता है। तो पेड़, उदाहरण के लिए पेड़ का तात्पर्य केवल पेड़ ही नहीं था। तो इसमें यह बताया गया कि अगर हम बौद्ध के चरित्र को समझना है तो हमें उसके चरित्र की, बौद्ध के चरित्र के बारे में समझना पड़ेगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। और इसमें यह भी बताया गया कि वृक्ष के नीचे बैठते हुए ध्यान करते हुए बौद्ध का जो कि चित्र एवं मूर्तियाँ भी प्राप्त की गई हैं, जिससे बुद्ध के